अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनते हुए मैं खुद उस कहानी का हिस्सा बन गया था। कोशिश करूंगा इस कहानी के एंड पे जिस हवेली की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, उन्होंने इसकी तस्वीरें भी मुझे भेजी हैं, जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, जिसमें जो मैं नक्शा खींचूंगा इस हवेली का, वो एंड पे आप पिक्चर्स देख के क्लियर हो जाएगा कि ये हवेली किस तरह की है। मूवीज़ देखते हैं हम लोग टाइम निकाल के, लेकिन ये कहानी सुनते हुए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये सारे मंजर मेरी आंखों के सामने चल रहे हैं और मैं इस हवेली में मौजूद हूँ। मज़ा आया कहानी सुन के, बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं खुद से खो सा गया। पूरी कहानी मैंने सुन ली, कोशिश करूँगा पूरी कहानी सुनाऊँ, वरना जहाँ तक सुना सका उसकी रीज़न ये है, जब लंबी कहानी कोई मुझे भेजता है ना, तो उसकी एक एक बात कीमती होती है। तो मेरी ख्वाहिश होती है कोई बात मिस ना कर जाऊँ। तो पूरी, अगर मुझे किसी ने 50 मिनट की 40 मिनट की कहानी भेजी है, तो उसने 40 मिनट में हर वो बात कही है, हर वो वाक़या जो वहाँ पे हुआ होता है, तो उसको मुझे याद करना होता है। पूरी कहानी को इस तरह याद करना होता है कि आप लोग उस कहानी में खो जाएं और आप अपने आप को उस कहानी के अंदर पाएं, मौजूद पाएं। तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। अभी मेरा गला जो है आपको लग रहा होगा बोल बोल के, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कॉल सुनी। आज रात सैटरडे नाइट है, मैं बता देता हूँ, आप तो कहानी शायद मंगल को सुन रहे होंगे, तो मैंने कहा एडवांस में कहानी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बहुत कॉलें सुनी है, बोल 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 के मेरा गला इस वक्त ये हुआ है। अभी भी टाइम हो रहा है, आज आपको मैं टाइम भी बता देता हूँ मैं कितने बजे कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5 बजने में इस वक्त सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं, सुबह के 5 बजने में। और खुदा गवाह है कि मैं रात को 12 बजे से कॉल सुननी शुरू की हैं। इस वक्त तक एक आखिरी कॉल एक आई है और मैंने उनसे कहा है कि मैं कहानी रिकॉर्ड कर लूँ, नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तो आज टाइम था तो मैं इतना कर सकता हूँ। जब टाइम होता है तो जितनी भी लोग मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं, मैं उनको जवाब तक ज़रूर देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन का कहा है, इंशाल्लाह मैं अब जल्द ही कोशिश करता हूँ हम लोग मेडिटेशन भी शुरू करते हैं। मेडिटेशन क्या है, इसके लिए मैंने इस हफ्ते को जो वीडियो बनाई है इसको डिटेल से बताया है। आप एंग्जाइटी का इलाज कर सकते हैं, आप दौलत हासिल कर सकते हैं, आप हवाओं में उड़ सकते हैं, आप गहरी नींद सो सकते हैं, आप अपने किसी भी मकसद को पूरा कर सकते हैं मेडिटेशन से। या मुराकबा जिसको कहते हैं, सूफ़ी मेडिटेशन, सूफ़ी की जो मेडिटेशन है वो मुराकबा है। मुराकबा या मेडिटेशन इंशाल्लाह हम ये मिल के भी इकट्ठे शुरू करते हैं। तो आज की कहानी मैं सुनाता हूँ। जिन्होंने मुझे कहानी भेजी उनका नाम है, फर्जी नाम शाहिद नोमी। कहानी कुछ यूं है, बहुत मज़ा आया कहानी का। एंड पे मैंने कोई 50 मिनट लगा के कहानी सुनी, उससे पहले मुसलसल बातें की, कहानी सुनने के बाद भी कॉल सुनी है। अल्लाह अकबर। शायद कहते मैं छोटा सा था, उस वक्त उम्र होगी कोई तकरीबन 5-6 साल। जो बड़े मामू थे, गाय भैंस से बकरियां खरीदते थे, व्यापारी थे। व्यापारी कहते हैं गाय बकरियां भैंसें आप खरीद के लाते हैं सस्ते दामों में, अगर आपको कहीं से भी मिल जाएं, उनकी कुछ अर्सा आप देखभाल करते हैं और उसके बाद आप उसको फरोख्त कर देते हैं अच्छी कीमत में। इसको व्यापार कहते हैं। उनका ये काम था, अच्छे दाम मिल जाते थे, कहीं से भी कोई भी जानवर मिलता, कुछ दिन उसकी परवरिश करते और मंडी लेके जाके उसको बेच देते। उन्हीं के एक दोस्त थे, उनका नाम था आसिफ। आसिफ एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जो एक बहुत बड़ी हवेली थी। तकरीबन कोई 18-20 एकड़ के करीब उनकी ज़मीन थी, जो अब आके 18-20 थी, जो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा थी। बाप को सब हाजी साहब कहते और माँ भी इंतहाई मेहरबान, नेक और शफीक औरत थी। ये 3-4 भाई थे, क्योंकि ज़मीनों के मालिक थे, काश्तकार थे, ज़मींदार थे, और जो घर बनाया था वो ऐसी बड़ी हवेली थी। आप इससे अंदाज़ा लगा लें वो कितनी बड़ी होगी, जिसका मैंने शुरू में कहा तस्वीर एंड पे आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा उनसे मैं फिर सुबह रब्ता करके कहूँ मज़ीद भी तस्वीरें भेजें। कि उस हवेली के दरवाजे से जब आप दाखिल होते थे,
दरमियान में दरवाज़ा था, यानी कि जो उसके फ्रंट की दीवार थी उसके दरमियान में दरवाज़ा था। दरवाजे से अब जैसे ही दाखिल होते तो राइट साइड पे तकरीबन एक ही लाइन में 20 कमरे बने हुए थे और लेफ्ट साइड पे भी 8-9 कमरे या 10 कमरे बने हुए थे। वो कितनी बड़ी हवेली होगी, सीधे हाथ पे 20 कमरे और उल्टे हाथ पे 9-10 कमरे, और उन कमरों के आगे 3 बरगद के बड़े बड़े दरख्त थे। एक बिल्कुल दरमियान में था, एक लेफ्ट राइट था, उसके बाद एक बहुत बड़ा सहन था, और फिर लेफ्ट वाली साइड पे फिर एक हवेली के लिए जगह बनाई गई थी, और उसके साथ ही कोने पे गाय भैंसों के लिए एक अलग से जगह बनाई गई थी। ये इतनी बड़ी हवेली थी कि अगर इसके अंदर मुसलसल कमरे बना दिए जाएं तो तकरीबन कुछ 100-200 कमरा बन सकता था, इतनी बड़ी थी। मैंने भी जब उस तस्वीरों में उस हवेली को देखा है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है, वाकई वो लग रही है, ऊपर से सैटेलाइट की तस्वीरें हैं कि कितनी बड़ी है। वो लाइन में जो 30 कमरे हैं वो भी छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं आप। और ये कहानी है चक शेर मोहम्मद की। गांव की दुनिया में एक काम जो बहुत ही बुरा है, खतरनाक है, वो है दुश्मनी। बहुत दफ़ा इसी छोटी सी बात पे दुश्मनी हो जाती है। और मेरे बचपन में भी मेरे दोस्त जो थे, क्लास फेलो थे, दोस्त तो क्लास फेलो तो मतलब वो थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो हमसे पिछली क्लास में थे। उन फैमिलियों की 35-35 साल पुरानी रंजिशें थीं जिस पे हर साल वो एक दूसरे का बंदा मारते थे। इस साल गंदम काश्तकारी ज़मीनों से जो पैसा आया इकट्ठा किया, गए और उनका बंदा मार के आ गए। इनका बंदा अंदर चला गया, पैसा लगाया, उसको बाहर ले आए या सजा हो गई। अगले दफ़ा उनकी बारी है, वो जाएंगे, आपका बंदा मार के आएंगे। हर साल ये एक दूसरे का बंदा मारते थे। ये दुश्मनियाँ बहुत गंदी हैं गाँव के अंदर, अब भी हैं। ये जाहिलियत जो है अब भी है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। हाजी साहब की भी वहाँ पे ऐसी ही, वो खुद एक बहुत नेक इंसान थे, हज करके आ चुके थे, इसलिए सब उनको हाजी साहब कहते थे। बीवी भी बहुत नेक शफीक औरत थी, नौकर चाकर सब कुछ था, गाय भैंसें अपनी थी, ज़मीनें अपनी थी, बेटे ज़मीनों की देखभाल करते। लेकिन ऐसी दुश्मनी शुरू हुई कि उस दुश्मनी की नज़र एक एक करके सारे बेटे अल्लाह को प्यारे होते गए। जिनके साथ उनकी दुश्मनी हुई थी ये कोशिश करते थे, दुश्मनदार तो थे, दुश्मन की आंख को आंख मिला के भी देखते थे, बुज़दिल तो नहीं थे, लेकिन चाहते थे कि सुलह हो जाए। ये इस तबीयत के नहीं थे, लेकिन नौजवान थे, बेटे थे। बाप को समझाते, आप कहते हैं हम पीछे हट जाएं, क्या हम बेगैरत हैं, हम चुप करके बैठ जाएं। वो ऐसी जज्बाती बातें करते, बाप और माँ रोकते रह जाते। और नतीजा क्या देखने को मिला, औलाद एक एक करके माँ से बिछड़ के मनो मट्टी के नीचे दफन होती गई, बेटे मरते गए। यहां तक कि जितने भी बेटे थे 3-4, उनमें से सिर्फ एक आसिफ बच गया, बाकी सारे दुश्मनी की नजर हो गए। वालिदैन ने फैसला किया एक अब आखिरी बेटा आसिफ बच गया है, ये भी इसी जगह हवेली में मौजूद रहा तो उसी दुश्मनी की नजर हो जाएगा। वहां दुश्मनदारी में एक काम जरूर करते हैं, खानदानी जहां पे दुश्मनियां होती हैं, दोनों तरफ बड़े बड़े खानदान होते हैं, माँ बाप को कुछ नहीं करते, नौजवान एक दूसरे को मारते हैं। तो उन्होंने फैसला किया हम तो बूढ़े हो चुके, हाजी साहब ने सोचा, और शायद हमें तो कुछ ना कहें, बेटे को ही ज़रूर कोशिश करेंगे मार दें, इसको हम बाहर भेज देते। तो उन्होंने कोशिश करके एक मुल्क उसको शिफ्ट कर दिया। अब इस हवेली में सिर्फ हाजी साहब और उनकी बीवी रहती थी, सब उजड़ चुका था, वीराना हो चुका था। हवेली जिसका मैंने नक्शा शुरू में खींचा कि जिसके दाखिल होते ही राइट साइड पे 20 कमरे, लेफ्ट साइड पे 9-10 कमरे थे, सामने हाजी साहब की रिहाइश थी, साथ में बाड़ा था। उन्होंने उसकी जो दीवारें थी उसके ऊपर बड़ी बड़ी तारें लगा रखी थी, खारदार तारें, और उन तारों के अंदर बाकायदा बिजली रात को दौड़ती थी, करंट छोड़ देते थे उसके अंदर के, ताकि रात को कोई घर के अंदर अगर घुसने की कोशिश करे तो उन तारों को अबूर ना कर सके, दीवार के पार ना आ सके, क्योंकि उनके अंदर बिजली होती थी। और 2 कोनों पे उन्होंने गुमटी, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है बेसिकली, जिस तरह पहले बादशाहों के बड़े बड़े
किले होते थे तो किले के ऊपर एक पहरेदार के लिए कमरा बनाया जाता था, वो बहुत ऊंचाई पे बनाया जाता था, वो दूर दूर निगाह रखता था। बाज किलों के चारों तरफ होते थे और बाज कोनों में, आमने सामने वाले जो कोने बनते हैं, कोनों के ऊपर वो पहरेदार का कमरा बनाया जाता है, जिसमें उन्होंने लफ्ज़ गुमटी यूज़ किया है। इस हवेली पे भी उन्होंने दो इस तरह के कमरे बना रखे थे। एक जिस साइड पे वो भैंसों का जगह बनाई हुई थी, साथ में हवेली की तरह का एक छोटा सा घर बनाया हुआ था, उसके ऊपर भी एक इस तरह का पहरा देने के लिए काफ़ी बड़ा कमरा बनाया गया था, काफ़ी ऊंचाई पे, जो दूर दूर तक निगाह रख सके। और दूसरी साइड पे भी, बिल्कुल जिस साइड पे 20 कमरे बने थे, राइट साइड पे, इन्हीं कमरों का जो आखिरी कमरा बना हुआ था, उसकी छत पे भी एक बड़ा सा कमरा, गुमटी थी, जो पहरा देने के लिए बनी हुई थी। और इस हवेली के नीचे तय खाने भी बनाए गए थे। ये जो 10 कमरे एक लाइन में थे, इसके नीचे भी एक तय खाना था, और जो 20 कमरे बने हुए थे, इसके नीचे भी एक तय खाना था। बेटा आसिफ जो आखिरी बचा था, बाहर मुल्क शिफ्ट हो चुका था, बाकी कोई बच्चा बचा ही नहीं था, तो अब मियां बीवी अकेले रह गए थे। आसिफ ने एक दिन शाहिद के, जो छोटा बच्चा जो कहानी सुनाने जा रहा है, आज वो जवान है, उस वक्त वो छोटा था, 5-6 साल का था, मामू को फ़ोन किया आसिफ ने, जो बाहर शिफ्ट हो चुका था, यार एक फेवर चाहिए तुझसे। तो मामू ने कहा हाँ बोल यार, क्या। उसने कहा यार अम्मी अबू अकेले रह गए हैं, तुम्हें पता है ज़मीन भी काफ़ी बिकती रही है, और उस दुश्मनी की नज़र होते होते अब ज़मीन भी कोई 17-18 एकड़ बच गई है, वीरान है, उगाने वाला कोई नहीं है, काश्त करने वाला कोई नहीं है, अम्मी अबू तो बूढ़े हैं, भाइयों का तुझे पता है कोई रहा नहीं, मुझे भी ज़बरदस्ती उन्होंने बाहर भेज दिया है। मेरी ख्वाहिश है कोई ऐसी फैमिली ढूंढ के दो जो अच्छे लोग हों, हवेली शिफ्ट हो जाएं। इतनी बड़ी हवेली है, अम्मी अबू अकेले हैं, उनका दिल भी लगा रहेगा, वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा, और वो भी अपने जानवर शानवर वहाँ पे पालने रहने के लिए बंदोबस्त जो भी करना चाहते हैं, हवेली उनके हवाले होगी, लेकिन कोई इस तरह के हों जो काबिल एतमाद हों। मामू उस वक्त तक ढूंढते ढूंढते एकदम उनके दिमाग में आया कि यार अपनी ख़ानदान है, अपना दोस्त है बहुत प्यारा, गांव भी जो है तकरीबन हमारे गांव से 40 किलोमीटर के फासले पे है, घंटे का रास्ता है, जो मैं किसी और को कहूं और वो कोई ऐसी हरकत कर दे जो दोस्त मुझे कहे यार कैसे लोग दिए हैं, मैं खुद क्यों ना शिफ्ट हो जाऊं। घर वालों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो उसने कहा फिर मैं अकेला नहीं जाऊंगा ना, अगर ऐसा आप लोग मुझे हामी भर रहे हैं चलने को तो सारे चलते हैं, मैं दोस्त से बात करके देखता हूं, वो मान जाता है तो हम सब के सब बहुत कमरे हैं, मैं पहले विजिट कर आता हूं, फिर हम वहां पे जिस तरह दोस्त बता रहा है कि बहुत जगह है, फिर चलते हैं। मामू गया, विजिट करके आया, तो उसने वो हवेली देख ली कि इस साइड पे 20 कमरे हैं, इस साइड पे 10 कमरे हैं, बहुत बड़ी हवेली है, जगह ही जगह है, यहाँ पे तो 20 फैमिलियाँ आबाद हो सकती हैं, और भी कमरे बन सकते हैं। उसने दोस्त आसिफ को फ़ोन किया, यार तूने मेरे ज़िम्मे जो काम लगाया था उसका मैंने एक बंदोबस्त किया है कि बजाय मैं किसी को भेजूं, मैं खुद क्यों ना वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ फैमिली के साथ। आसिफ ने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार, अगर तू चला जाता है मैं बिल्कुल तसल्ली में आ जाऊँगा, प्रदेश में बैठे हुए मुझे जो मेरे दिल को धड़का लगा रहता है, जो परेशानी लगी रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे पता होगा ना तू है, समझ मैं वहाँ पर हूँ, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर तू ये कर लेता है ना तो क्या ही बात है। मामू ने कहा ठीक है यार, मैं फिर अपनी फैमिली के साथ वहीं पे शिफ्ट हो जाता हूँ, ज़मीनों को भी उगाऊंगा, ज़मीनों को भी काश्त करूँगा जो बंजर हो चुकी हैं, अपनी गाय भैंसे भी और ले जाऊँगा, वो भी वहाँ पे रखूँगा, दूध शूध निकाल के भी बेचूँगा, हवेली का भी ख्याल हो जाएगा, तुम्हारे माँ बाप हैं, मेरे भी वो माँ बाप हैं, उनका भी ख्याल हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ, तुम परेशान ना हो। तकरीबन मामू के पास 14-15 के करीब गायें थी और 7-8 भैंसें थीं, और 2 मुल्तानी नस्ल की बेहतरीन उन्होंने शौक के लिए बकरियां पाली हुई थीं, और 2 मामू ने कुत्ते रखे हुए थे। एक बड़ा कुत्ता था, काफ़ी बड़ा, जिस तरह शिकारी कुत्ता होता है, उसका नाम जुगनू रखा हुआ था, और एक छोटा कुत्ता था जो बिल्कुल छोटा सा था, वो शौक में पाला हुआ था, छोटी नस्ल का कुत्ता था। मामू ने कहा पहले
आप सब घर वाले मेरे साथ चलें, वहाँ पे चल के सामान शिफ्ट करें, उसके बाद मैं अपनी गाय भैंस से सारा सामान लेके चलूँगा। ट्रक बुलवाए गए, घर का सारा सामान उस पर लाद दिया गया और तकरीबन कोई 2 से 3 ट्रकों पे गाय भैंसें बकरियां सारा सामान लाद के रवाना हो गए। हवेली पहुंचे तो हवेली में जहां बड़े थे वहां पे 3 बच्चे थे। एक शायद यानी नोमी था, नोमी के मामू का बेटा था, और एक खाला का बेटा था। बाकी फैमिली सामान शिफ्ट कर चुकी। तो वहां पे मुलाकात हुई उनके साथ हाजी साहब और उनकी बेगम, जो बहुत ही नफीस, शफीक, मेहरबान, मोहब्बत करने वाले। उन्होंने इस तरह इस्तकबाल किया मामू और उनकी फैमिली का जैसे बुजुर्ग घर के अपने ही घर वालों का इस्तकबाल करते हैं। घर वाले भी इतने खुश हुए कि ये एक सही फैसला था, जिन लोगों के पास हम आए हैं वो बहुत प्यार करने वाले हैं। और ऐसा ही था, हाजी साहब के साथ दिनों में ही ऐसा प्यार बन गया कि घर का माहौल था कि ऐसा लगता था कि हाजी साहब के ही ये औलाद हैं, हाजी साहब के ही बेटे हैं, हाजी साहब की ही फैमिली है। और यूं जो शुरू राइट साइड के 20 कमरे थे, वो कहते हैं एंड वाले जो कमरे थे वो हमने 4-5 कमरे अपने लिए सेट कर लिए। नाना अबू भी आ गए थे, मामू, बड़े मामू भी आ गए थे, खाला भी आ गई थी, पूरी एक फैमिली 5 कमरों में आ गई। अब हाजी साहब और उनकी बीवी का दिल लगा रहता। अक्सर हम लोग इकट्ठे बैठते, नाश्ता करते, कभी रात का खाना भी खाते, दूध वहाँ पे होता। मामू अपनी और भी कुछ गाय भैंसें जो उन्होंने इसीलिए ख़रीदी थी कि जब मैं इसमें जगह में शिफ्ट हो रहा हूँ तो गाय भैंसें भी पाल लूँगा। तो वहीं पे वो अपनी गाय भैंसों के लिए एक जगह भी बना चुके थे, उनका देखभाल करते, उनका दूध दोहते और दूध भी उनका बेच देते। जब घर को सेट कर चुके, गाय भैंसे के लिए बाड़ा भी बना दिया गया, चारे का बंदोबस्त हो गया, रिहाइश का भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर अब मामू ने रुख किया उन ज़मीनों का जो बंजर हो चुकी थी। तकरीबन ये 18 एकड़ ज़मीन थी। उन्होंने ट्रैक्टर लिया, उसके अंदर हल चलवाया, बीज लेके आए, और वो तमाम चीज़ें जो एक ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए, फसल उगाने के लिए की जाती हैं, वो करने शुरू हो गए। नतीजे के तौर पे ज़मीन ने सोना उगलना शुरू कर दिया। हर वो ज़मीन जो ज़रखेज़ ज़मीन होती है, जब उसकी आप अच्छी निगहदाश्त करते हैं, बीज, खाद, गंदम, पानी सब लगाते हैं, सोने से मुराद यही होती है कि ऐसी फसल उगाती है उसके अंदर कि वो सोना ही सोना होता है। यूं ज़मीनें भी आबाद हो गईं, घर भी आबाद हो गया। वालदैन की वो जो परेशानी थी, अकेलापन था, वो भी दूर हो गया। उनको एक फैमिली मिल गई थी। हाजी साहब 5 वक्त के नमाजी बंदे थे, और बाकी हज करने के बाद से ही वो ऐसे मिजाज के हो गए थे कि सही मानों में हाजी साहब थे। इसी तरह उनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत ही मिलने में नेक, मोहब्बत करने वाली, इबादत गुजार थी। यूं वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। लेकिन जो कुत्ते लेके आए थे, जो बड़ा था, जिसका मुंह भी शिकारी कुत्ते की तरह था, सही वो कहते हैं पला हुआ था, तगड़ा कुत्ता था, उसका नाम जुगनू रखा हुआ था। जुगनू की खास बात यह थी कि जुगनू साहब रात को भी सोते थे, दिन को भी सोते रहते थे, कभी भौंकते तो देखा ही नहीं था तो कुत्ता, लेकिन ऐसा नवाबी कुत्ता था कि कभी भौंकता ही नहीं था। तगड़ा था, शिकारी था, लेकिन एक काम करता था, अपनी जगह पे पड़ा रहता, जहां बांध देते वहां पे सोया पड़ा रहता। दूध, रोटी जो भी उसको खाने को देते वो खाता, और खाने के बाद फिर आंखें बंद करता और सो जाता। वो छोटा कुत्ता ही था जो अक्सर रात को भौंकता भी था, इधर उधर चक्कर भी लगा लेता था। लेकिन अभी भी हवेली में वो ऊपर तारों को करंट छोड़ा जाता था। इसकी एहतियात बता दी गई थी मामों को भी, नाना को भी, कि बच्चों का ख्याल रखना है, रात के टाइम पे बच्चों को अंदर ले जाना, ऊपर की तरफ नहीं जाने देना। और उन्होंने कहा बाकी हर जगह पे घूमे फिरें, ये आपका अपना घर है। बच्चे इधर उधर हर जगह पे घूमते फिरते, लेकिन अभी तक तय खानों में भी नहीं गए थे। और ऊपर जो गुमटी बनी हुई थी, यानी वो जो पहरा देने के लिए कमरे बनाए गए थे, वहां पे भी नहीं जाते थे। ख्वाहिश थी, लेकिन वालिदैन कहते नहीं, ऊपर नहीं जाना। क्यों कि अभी से मना कर देंगे तो रात को कभी गलती से भी ऊपर ना चले जाएं, क्योंकि तारों में करंट होता था। अब हवेली आबाद थी, हवेली की रौनकें आबाद थी। वो वीरान हवेली अब चहल पहल थी। वहीं पे हाजी साहब ने मामू को, नाना को बताया कि कुछ मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा है कुछ पठान फैमिली हैं, वो यहाँ आके आबाद हुए हैं, तो हमने उनको कहा है
मिलने वाले दोस्त थे, उन्होंने जब जिक्र किया तो मैंने कहा कमरे पड़े हैं यार, आके रहना चाहे कोई मसला नहीं, तो उनको कहें यहाँ आके शिफ्ट हो जाएं। नाना अबू और मामू से वो इजाज़त नहीं मांग रहे थे, उनको इन्फॉर्म कर रहे थे, यकीनन बता रहे थे, तो उन्होंने भी आगे से कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, दिल लगा रहेगा, बिल्कुल आके रहें जी। और यूं ट्रकों पे पठानों का सामान लोड होके हवेली के बाहर पहुंच गया। नोमी कहता है मैं छोटा सा था, मैं वहां पे खड़ा देख रहा था कि सामान उतारा जा रहा है, और वो जो लेफ्ट साइड पे यानी हवेली के दरवाजे में जैसे ही दाखिल हों, राइट साइड पे मेरे आंखों के सामने फौरन हवेली आ जाती है, मैंने तस्वीर देखी है। राइट साइड पे 20 कमरे हैं, लेफ्ट साइड पे 8-9 कमरे हैं। उन पठानों ने भी किया जैसे ही वो दाखिल हुए तो राइट साइड के जो 20 कमरे थे, जिसके आखिरी 5 कमरे नोमी लोगों की फैमिली ने लिए हुए थे, शुरू के 15 कमरे अभी भी खाली थे, तो उन्होंने शुरू के ही जो 15 कमरे थे उन्हीं में से ही शुरू के दरवाजे के साथ ही जो शुरू होते थे, क्योंकि नोमी लोगों के एंड पे थे, ये दरवाजे के साथ वाले जो 4-5 कमरे थे, इन्होंने सामान रखना शुरू कर दिया। नोमी कहते हैं हम देख रहे थे, सामान रखते रखते हमने एंड पे जो मंजर देखा वो एक अजीब सा मंजर था। एक लड़की जिसके हाथ और पांव बांधे हुए थे, उसको भी ट्रक से उतार के वो अंदर लेके आ रहे थे। एक ऐसी लड़की जिसके बाल सुनहरी थे, जैसे सुनहरी बाल होते हैं, चेहरा इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मैं कहता है बच्चा था, उसके बावजूद मेरी आंखें झपकना भूल गई थी। इतनी हसीनो जमील लड़की मैंने जिंदगी में अभी दुबई में होते हुए भी नहीं देखी। वो नेचुरल बहुत हसीनो जमील थी, ऐसा लगता था जैसे कोई ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आए। लाल लाल गाल, आंखें बड़ी बड़ी, गोरा साफ शफाफ रंग, पिंक कलर के होंठ और चौड़ा माथा, सुनहरी बाल, ऐसे लगता था जैसे कोई गुड़िया सी हो। इतनी खूबसूरत के आंखें देखने के बाद झपकना भूल हो जाएं। इतनी खूबसूरत गुड़िया जिसकी उम्र 18-19 साल होगी, उसको वो बांध के उठा के लेके आ रहे थे। एक शख्स ने उसके पांव से उसको पकड़ा हुआ था, जिसके पांव बंधे हुए थे, और एक ने उसको हाथों से पकड़ा हुआ था, जो हाथ भी रस्सियों से यूं बंधे हुए थे, और उसको लेके आए। आके कमरे के अंदर कह रहे हम खड़े देख रहे हैं, पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। हमने देखा कि वो जो सामने खिड़की थी लोहे के, जो उसके अंदर सरिये लगे होते, खिड़कियों में पुराने दौर में होती थी, 2 उसके ऐसे फाले होते थे, यूं खोलते थे, और लोहे के बड़े बड़े ऐसे रॉड लगाए होते थे खिड़कियों में। उस खिड़की के साथ जाके उसके हाथों को बांध दिया, जमीन पे उसको बिठा दिया गया। सामान तो हमने देख लिया था उतरते हुए, लेकिन यह मंजर अजीब सा था। मैं और मेरा कज़न ये देख रहे थे, भागते भागते नानों के पास गया और नानी से कहा, नानो उनके पास एक लड़की भी है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, लेकिन उसके हाथ और पांव बांधे हुए हैं, उन्होंने उसको अंदर जाके बांध दिया है। नानो भी ये बात सुन के परेशान हो गई, लेकिन साथ ही कहा, बेटा छोड़ दो, आप उस साइड पे ना जाओ, वो कोई और लोग हैं, हमारे मिलने वाले नहीं हैं, तो उनकी जैसे भी लड़की है ना, बस समझो आप उधर ना जाया करो। अभी हम बच्चे थे, समझ गए नानू की बात को कि ठीक है उस साइड पे नहीं जाना। पठानों ने जब अपना सामान वहां पे इजीली शिफ्ट कर लिया, तो उसके बाद, क्योंकि वो कमरे थे, दरवाजे तो उनके थे, लेकिन उसके बाद हवेली ओपन थी, 4 दीवारी तो हवेली की थी, वो कमरे भी एक ही लाइन में लगे हुए थे, एक ही लाइन में, लेकिन उनके आगे तो कोई पर्दा नहीं था। तो उन पठानों ने क्या किया, दूसरे ही दिन छोटी सी ऐसे दीवार बनती है, आरजी काने होते हैं, जो काने उगे होते हैं, काने लफ्ज़ से सारे समझ गए होंगे, लकड़ी के। हम तो कलमे भी बचपन में, मैंने तख्ती लिखी हुई है, शायद आज राइटिंग उर्दू की कुछ बेहतर है। तख्ती होती थी, तो तख्ती के साथ कलम दवात होती थी, वो कलम होती थी, वो उस्ताद ऐसे छील के देते थे, बनी बनी भी बनती थी, उसको कट लगा होता था, हम उसमें डबो डबो के उससे तख्ती लिखते थे। वो काने की बनी होती थी कलम। उस काने की बड़ी बड़ी दीवारें भी बनती हैं, ऐसी छोटी सी दीवारें भी बनती है आरजी लगाने के लिए। उन पठानों ने उन अपने कमरों के सामने पर्दा करने के लिए, क्योंकि पठान बहुत सख्त होते हैं, पर्दा करते हैं, उनने आगे वो दीवार सी लगा दी ताकि पर्दा रहे। अब वो रहना शुरू हो गए। उनका जो एक बड़ा शख्स था, उसका नाम नसरुल्लाह था।
नसरुल्लाह नाना अबू और मामू से आके मिला, बड़े अच्छे तरीके से मिला। उन्होंने कहा हम सीज़न के लिए यहाँ पे आते होते हैं, कारोबार करते होते हैं, जो दरख्त काट के लाए जाते हैं उनकी जो लकड़ी होती है उनके हम टाल लगाते हैं और वो हम बेचते होते हैं, ये हमारा कारोबार है। कुछ टाइम के लिए आए हैं, हम यहाँ पे रहेंगे, फिर हम उसके बाद वापस चले जाएंगे। हाजी साहब से हमने सिफारिश करवाई थी कि रहने के लिए अगर कोई जगह का बंदोबस्त हो जाए, तो उन्होंने कहा कहीं और कहाँ रहेंगे, कमरे तो वैसे पड़े हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो उन्होंने हमें फ्री में यहाँ रहने के लिए जगह दे दी है। तो मामू लोगों ने कहा बिल्कुल, हैं ही वो दोनों मियाँ भी इतने अच्छे कि वो सबका ख्याल रखते हैं, आप रहें, हम भी आपका ख्याल रखेंगे। यूँ ये दोनों फैमिलियाँ, तीसरी वो हाजी साहब की फैमिली, बड़े प्यार से यहाँ पे रहना शुरू हो गए। आसिफ का फ़ोन आता रहता, मामू से बात होती है और वो जिक्र करता कि मैं बहुत खुश हूँ यार, जब से तुम आए हो अब्बू का और अम्मी का बहुत दिल लग गया है। और वो मुझे कहते होते हैं यार माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग तुमने मुझे दिए हैं, हमारा दिल लग गया है और हमारा आपस में बहुत प्यार है। फिर वो पठान भी आए तो उनका भी जिक्र हुआ कि आप लोगों की आपस में बन गई है, कोई मसला तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, हमारी बन गई है। यूँ सारी फैमिली इकट्ठे रहती। नाना अब्बू और मामू सुबह और शाम गाय और भैंसों का दूध निकालते और मार्केट में उसको बेच के आते। ज़मीनों का भी ख्याल रखा जा रहा था, मामू ने कुछ और भी बंदे रख लिए थे ज़मीनों की देखभाल के लिए, अकेला बंदा इतनी ज़मीनों को नहीं संभाल सकता, तो सारा कुछ बेहतरीन चल रहा था। ये एक पहला वाकया जो हुआ इस घर के अंदर, वो जुगनू जिसको खाना रखा जाता था और वो खाना खाने के बाद दूध पीने के बाद दोबारा से सो जाता था, एक रात ऐसा हुआ कि जुगनू को भौंकते हुए सुना गया। ये तकरीबन कोई 12-1 बजे का टाइम होगा, किसने घड़ी तो नहीं देखी लेकिन काफ़ी रात हो चुकी थी। जुगनू वो शिकारी कुत्ता जोर जोर से ऊंचा ऊंचा भौंक रहा था। सब परेशान हो गए क्योंकि बड़ा अरसा हुआ था किसी ने जुगनू को भौंकते ही नहीं सुना था। वो हवेली जो खामोशी में डूबी हुई थी, हर उस हवेली में रहने वाला शख्स अपने अपने बिस्तर में सो रहा था। सर्दियों की रात थी, हर बंदे ने रजाई ली हुई थी और खामोशी से सो रहा था। सर्दियों में सिर्फ खामोशी ही खामोशी होती है, कोई पंखा कूलर एसी की आवाज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा खामोशी महसूस होती है। अभी भी जिस कमरे में बैठा हूँ कोई भी फ़ैन कुछ नहीं चल रहा, खामोशी ही खामोशी है। तो जब कुत्ता भी भौंकता भी, मैं भी थोड़ी देर पहले डिस्टर्ब हुआ, बाहर कोई कुत्ते यहाँ पे होते नहीं, सोसाइटी इसके गेट बंद होते हैं, रात को सारे बंद कर दिए जाते हैं माल्टॉन में, लेकिन कोई कुत्ता आया तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, मैंने कहानी रिकॉर्ड करनी है, डिस्टर्ब ना हो मैं। तो वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से जब भौंका तो मामू की पहले आंख खुली, उसके बाद नाना अब्बू ने बोला आवाज़ दे के ऊँची में, मामू का नाम लेके कि यार देखो क्या हुआ है। क्योंकि कुत्ता जब एक ख़ास अंदाज में भौंकता है ना, जिससे अंदाज़ा होता है कि कोई चोर आया हुआ है। जुगनू तो इतना सुस्त था, वो तो सोया पड़ा रहता था, आज वो इस अंदाज में भौंक रहा था कोई चोर आया है बाहर। मामू उठ के बाहर गए और जैसे ही उन्होंने देखा तो वो रस्से से बंधा हुआ था, लेकिन इतनी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था कि उसने किसी चोर को वहाँ देख लिया था और वो रस्सा तुड़वाने की कोशिश कर रहा था कि उसको मौका मिले, वो रस्सा तुड़वाए और उसकी तरफ लपके। हवेली में तारों में तो रोशनी, तारों में तो करंट छोड़ दिया गया था, लेकिन बाकी जितनी भी लाइटें थी वो इस वक्त बुझी हुई थी, कोई भी बल्ब या ट्यूब लाइट नहीं जल रही थी। हाँ, सिवाय चंद कुमकुमे थे जो हवेली के बाहर जलाए जाते थे बाहर देखने के लिए, वो जल रहे थे। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, जानवर किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी जैसे कोई जानवर डिस्टर्ब हो। तो फिर क्या कोई इंसान अंदर दाखिल हो गया था, इन तारों को काट के आया था? क्या इस तारों को जिनके अंदर से करंट गुजरा इनको अबूर करके आया था, या दरवाजा तोड़ के आया था, या दरवाजा खोल के आया था? मामू ये बातें सोच रहे थे क्योंकि जुगनू को जिस हालत में देखा था, जुगनू जिस अंदाज में भौंक रहा था, रस्सा तुड़वाने की कोशिश कर रहा था, मामू हैरान तो हो रहे थे। वहीं पे निगाह पड़ी उस छोटे कुत्ते के ऊपर जो मुसलसल रोज रात को भौंकता था, आज वो क्यों चुप है? तो उसी लम्हे कानों ने आवाज सुनी कि वो रो रहा है, इतना डरा सहमा है कि बकायदा रो रहा है। मामू एकदम परेशान हो गए, इसको क्या हुआ है? मामू ने उसके जिस तरह कुत्ते को प्यार से बुलाते हैं, क्या हुआ है? तो वो और घबराना शुरू हो गया और पीछे की तरफ होना शुरू हो गया, वरना वो भागता हुआ आता था, पहचान लेता था ना जुगनू
मालिक को पहचान रहा था ना, वो छोटा पहचान रहा था। बुलाने पे वो डरता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था और मामू हैरान हो रहे थे, ये मंजर हो क्या रहा है। और मामू ने जुगनू को चुप कराने की कोशिश की। जो एक मालिक की आवाज़ को पहचानता है कुत्ता, एक मखसूस अंदाज होता है मालिक का, उसको कभी हाथ के इशारे से, मुंह से कहता है चुप कर, या जो भी स्टाइल होता है, कुत्ता चुप कर जाता है। आज वो पहचानने से इनकारी था, जैसे वो जानता ही ना हो। एक उसकी अदा थी कि मुझे छोड़ो और मैं भागूं। मामू ने कहा फिर भी मैं देखूं तो सही क्या हुआ, इसको तो छोड़ो, मुझे लग रहा है कोई चोर आ गया है, मेरे जानवर बंधे। मामू आगे बढ़े और उसका रस्सा खोल दिया। रस्सा खोलने की देर थी कि ऐसे तीर की तरह वो भागा कि नजरों से ओझल हो गया। सामने की तरफ गया था, बहुत बड़ी हवेली थी। किस कोने की तरफ गया था, अभी सारी लाइटें मामू जलाते तो नजर आता, अभी अंधेरा पड़ा हुआ था। छोटा जरूर नजर आ रहा था, बहुत ज्यादा रो आवाजें इस तरह की निकाल रहा था। भैया मेरा भी लास्ट राज प्रोग्राम भी इस तरह का चला है, जिसमें वो कुत्ता अंदर डरा हुआ था, रो रहा था मुसलसल। एक साइड पे बकरियां बंधी हुई थी और उस साइड पे कुत्ता रो रहा था। ये रोने वाली जो कैफियत होती है कुत्ते की, उस वक्त होती है जिस वक्त वो किसी चीज को देख लेता है, किसी जिन भूत प्रीत को, चुड़ैल को देख लेता है तो इस अंदाज में रोता है। तो वो छोटा भी इस अंदाज में रो रहा था और दबका हुआ था। मामू समझ गए कि ये डरा हुआ है या किसी ने इसको डरा दिया है, कोई बंदा आया है या कोई जानवर भी आ सकता था। वहां पे इस तरह के जानवर आते थे क्योंकि पीछे बांस जो होते हैं, लंबे लंबे बांसों का भी एक जंगल था, वहां से जानवर अक्सर आते थे। मामू भाग के गए, देख के आए कि जो चोर या डाकू कोई भी आया है, दरवाजा खोल के तो अंदर नहीं आ गया। देखा दरवाजा बंद है। भाग के उन स्विचेस की तरफ गए जो करंट छोड़ा गया था तारों के अंदर, कहीं आज वो बंद करना तो नहीं भूल गए या किसी ने बंद तो नहीं कर दिया। देखा करंट भी तारों में मौजूद है, करंट भी चल रहा है, तो दरवाजा भी बंद है, करंट भी चल रहा है, तो फिर तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता जुगनू को क्या हुआ है। जुगनू जुगनू आवाजें दी, जुगनू कहीं पे भी नहीं था। मामू इधर उधर जुगनू को ढूंढते रहे, जुगनू जुगनू करते रहे, जुगनू कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो फिर मामू की निगाह पड़ी, एक कोना उनको नजर आया, वहां पे उनको महसूस हुआ वहां पे कुछ है। वो चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता पास गए कि ये क्या है, एहतियात से गए कि कोई जानवर है तो मेरे ऊपर हमला ना कर दे, या कोई अगर बंदा घुसा बैठा है, कोई चोर आया बैठा है, वो भी ना हो। तो एकदम से देखा जुगनू है जो उस कोने में दबक के बैठा हुआ है। वही जुगनू जो अभी इस तरह रस्सा तुड़वा रहा था कि मुझे छोड़ो और मैं पड़ जाऊं, अभी वो जुगनू दबक के कोने में बैठा हुआ था। अब जुगनू के मुंह से हल्की हल्की ऐसी आवाजें निकलनी शुरू हो गई जैसे अब वो भी रो रहा हो, जैसे वो छोटा डर रहा था, ऐसी आवाजें निकाल रहा था। अब जुगनू के मुंह से ऐसी दबी दबी रोने वाली आवाजें निकली थी। मामू और परेशान हो गए। एकदम से दिमाग में आया, कोई मैं जानवरों को देखा है, कोई जानवरों को नुकसान तो नहीं पहुंचा, या कोई चोरी करके तो नहीं लेके चला गया, कोई जानवर तो नहीं पहुंचा हुआ वहां पे। मामू चलते हुए जानवरों के पास गए और वहां पहुंचे तो वहां पे भी कुछ नहीं था। वापस आए जुगनू की तरफ, जुगनू अभी तक वहीं पे दबका हुआ था और रो रहा था। मामू ने कहा इसको बुलाने की कोशिश की, जुगनू पास नहीं आ रहा था। गले में जो पट्टा था उसको हाथ डालने की कोशिश की, जुगनू और पीछे होना शुरू हो गया। मामू ने कहा छोड़ो इसको यार, है कुछ नहीं, पता नहीं किस चीज से डरा हुआ है। वापस आए और आके बिस्तर में सो गए। सुबह हुई और बाहर जाके पहला मंजर जो आंखों ने देखा, वो जो छोटा कुत्ता रात को दबका हुआ था, रो रहा था, जिस जगह पे छुपा हुआ था उसी जगह पे ही मरा पड़ा था। और जैसे ही उसकी तरफ लपके उसको देखने के लिए आगे बढ़े तो अंदाजा हुआ जो रस्सा जुगनू का था, जहां पे जुगनू वो बड़ा शिकारी कुत्ता बंधा हुआ था, उस रस्से के पास जुगनू भी मरा पड़ा है। एकदम से इस मंजर को देख के वो चौंक गए, क्या हुआ, छोटा भी मरा पड़ा है और जुगनू भी मरा पड़ा है। और साथ ही निगाह पड़ी तो जुगनू जिस जगह पे रात दबक के बैठा था, छुपा हुआ था, लगता ये था मरा वहां पे कोई घसीट के लाया है। उस जगह से लेके मामू फॉलो करते हुए गए, जुगनू के साथ साथ घसीटने के निशान थे। करते करते फॉलो करते करते देखा तो ये घसीटने के निशान कहां से शुरू हो रहे थे, जहां पे रात वो जुगनू दबक के बैठा था, रो रहा था, बुलाने की कोशिश भी की थी,
पट्टे से पकड़ के कि मैं इसको खींचूं, वो नहीं आ रहा था। वहीं से ही घसीटने के उसके निशान शुरू थे जो यहाँ पे आके ख़त्म हुए थे, जहाँ पे वो अभी मरा पड़ा था, जिससे अंदाज़ा हुआ कि ये रात को वहीं पे मरा है और किसी ने इसको घसीट के यहाँ पे डाल दिया है। छोटा भी मर चुका, बड़ा भी मर चुका। हाजी साहब को भी खबर पहुंची, सबको पहुंची, सब हैरान हुए क्या हुआ, कहीं से किसी जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया। तो आवाज़ आई किसी कहीं से कि कोई बांसों वाले बाग से कोई बिल्ला, बड़ा बिल्ला, जंगली बिल्ला ना आ गया, उसने ना मार दिया। उन्होंने कहा यार जंगली बिल्ला शिकारी कुत्ते को मार गया, छोटे को चलो मार ले, हम मान ले, इसको कैसे मार सकता है, जिस तरह इसकी हालत थी, ये भौंक रहा था। खैर 10 तरह के दिमाग में सवाल आए, जवाब ना निकल सका कि ये दोनों कुत्ते कैसे मरे। खामोशी इख्तियार कर ली गई। लेकिन एक बात अभी तक सबके दिमाग में जो घुस गई थी, जो मामू के स्पेशली, कि यार कौन सा जानवर इतना बड़ा हो सकता है जो मार के चला गया और उसके बाद वहां से उसने उसको घसीटा भी सी और यहां पे डाल के चला गया। अभी भी वो उस जानवर की तलाश में थे। तकरीबन ये 5वां दिन था। सब सो रहे थे। उसी तरह उस हवेली में खामोशी थी। उसी तरह वो तीनों दरख्त उस हवेली के बिल्कुल दरमियान में मौजूद थे। पठानों ने अपनी एक दीवार दे दी थी, वो भी अपने कंबल, लहाफ, रजाइयों में घुस के सो रहे थे। मामू की पूरी फैमिली भी वहीं पे सो रही थी। दरख्तों पे चिड़िया भी सो रही थी, परिंदे भी सो रहे थे, हाजी साहब भी सो रहे थे। रात गुजर गई, खामोशी चली गई, सूरज की रोशनी आ गई, चहल पहल शुरू हो गई। जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, मेरे घर के बाहर भी एक दरख्त है, अक्सर यहाँ काम करते करते मुझे सुबह हो जाती है, पहली पहली कानों में जो आवाज़ आती है जिससे मुझे अंदाज़ा होता है सुबह हो चुकी है, चिड़ियों के बोलने की आवाज़ें शुरू होती हैं। बेल है फूलों की बाहर दीवार पे, उस पे चिड़ियों के बोलने की जब आवाज़ आती है तो मुझे पता लग जाता है रोशनी आ चुकी है, सूरज आ चुका है। रात के अंधेरे में आंखें बंद किए हुई वो छोटी नन्ही मुन्नी चिड़ियां जाग चुकी हैं, चूं चूं शुरू हो गई हैं, सुबह का आगाज़ हो चुका है। और उस घर में भी आगाज़ हुआ परिंदों की चहल पहल से, आवाज़ों से, चूं चूं से आवाज़ों से, कि सब जाग गए। और बाहर उठे तो देखा वो 2 बकरियां जो स्पेशल शौक के लिए पाली हुई थी, मुल्तानी बकरी, उनमें से एक बकरी अकड़ी पड़ी थी जो मर चुकी थी, उसका जिस्म अकड़ चुका था। अब फिर मामू परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है, मेरी इस बकरी को क्या हुआ है। जानवर के साथ तो कुछ भी हो सकता है, जानवर कुछ गलत भी खा सकता है, बीमार भी हो सकता है, उसको भी नज़ला ज़ुकाम होती है, उसको भी खांसी लगती है, तमाम बीमारियां जो इंसानों के साथ हैं उनके साथ भी काफ़ी बीमारियां होती हैं। काफ़ी कोशिश के बावजूद कि कोई समझ सकें इसके साथ हुआ क्या है, बकरी क्यों मरी है, कुछ भी नहीं पता था। 5 दिन पहले 2 कुत्ते मर गए थे अचानक से, अब एक बकरी भी मरी पड़ी थी। 100 अंदाजे लगाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट ना निकल सका। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। हवेली जारी थी, हवेली जो खामोश थी, हाजी साहब और उनकी बेगम रहते थे। अब इस हवेली में बहुत सारे लोग आबाद थे, चहल पहल थी। फिर सुबह होती, शाम होती, रात हो जाती, खामोशी होती, सुबह होती, फिर चहल पहल होती। रूटीन की जिंदगी रवां दवां थी कि वहीं पे नोमी का कज़न और नोमी खेलते खेलते एक दिन आखिरकार ऊपर चले गए। उस गुमटी में जो पहरेदार के लिए बड़ा सा कमरा बनाया गया, तो बहुत पुराना कमरा था, जंगलों जालों से भरा हुआ था। चारपाइयां टूटी हुई सी पड़ी थीं, पुराने कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे। बच्चे शाम के टाइम खेलते रहे। जब नीचे आए तो नोमी का कज़न बीमार हो गया, उसको बुखार हो गया। रूटीन का बुखार था, जो एक दवाई शवाई जिस तरह होता है वो किया गया, लेकिन बुखार ना उतरा। 4 दिन हो गए। लेकिन अब हो ये रहा था, नोमी का वो कज़न पहली रात तो बुखार में खामोश रहा, दूसरा दिन और जैसे ही रात होती तो इसके चेहरे पे खौफ सा तारी हो जाता और वो कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन साथ ही डर जाता। तब घर वालों को एहसास हुआ नहीं, बुखार के साथ साथ ये डरा हुआ भी है। नोमी कज़न था, उसने भी उसके साथ बच्चों के साथ बात करते उसने बात की, तो नोमी को भी अंदाज़ा हुआ और उसने कहा ये डरा हुआ है, लगता है ये डर गया है। जब 3-4 दिन बुखार नहीं उतरा, 4था दिन था, तो हाजी साहब आए और बातों बातों में ऐसे हुआ कि इसको ज़रा डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, 4था दिन है, बुखार नहीं उतरा। उन्होंने कहा क्या हुआ था? उसने कहा
पता नहीं खेलता रहा है, ऊपर कहीं जाके खेलते रहे हैं दोनों और नीचे आए हैं तो इसको बुखार हो गया और उसके बाद से बुखार है। हाजी साहब एकदम चौंके और कहा, उस कमरे में तो नहीं गया था वो जो सामने है? जी इसी कमरे में गया था। तो हाजी साहब ने कहा, आइंदा बच्चे को ऊपर ना जाने देना, मैंने पहले भी शुरू में मना किया था, ये जो कमरे हैं ये भारी हैं। खैर इसको डॉक्टर के पास ना लेके जाओ, उसे मेरे पास लेके आओ। उन्हें उसके ऊपर दम किया, काफ़ी देर पढ़ते रहे। हाजी साहब नेक शख्स थे, पढ़ते रहे, पानी लिया, पानी पे दम किया और कहा, मैंने इसके माथे पे भी फूंक दिया है, ये पानी इसको पिलाओ। वो पानी पिलाते गए तो वो बच्चा ठीक हो गया, जो बहुत ज़्यादा खौफजदा था, बोलते बोलते डर जाता था, एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, वो ठीक हो गया। लेकिन वहीं पे एक वाकया ऐसा भी हो रहा था जो मैंने पहले नहीं बताया, सस्पेंस टूट जाता, सस्पेंस था। वो जो लड़की आई थी जिसके हाथ पांव बांध के लाए थे, जो इंतहाई खूबसूरत हसीन और जमील नौजवान लड़की थी, जैसे ही रात के 9 बजते थे वो चीखना शुरू कर देती थी। वो बहुत बुरी तरीके से रोती थी, ऐसी भयानक आवाज में रोकती थी, ऐसे जैसे लड़की किसी से अपने आप को बचाती है, नहीं नहीं नहीं, और ऐसी आवाजें निकलते। वो पठान थी, पठानी में बोलती थी। वो चीखती बहुत थी, बहुत दर्दनाक चीखें निकालती थी। जब वो शिफ्ट हुए, उन्होंने अपना सामान वहां पे रख दिया, उस लड़की को उस खिड़की के साथ बांध दिया, तो जैसे ही वो पहली रात थी, पहली रात से ही वो चीखना शुरू हो गई थी और चुप भी कर जाती रात को, लेकिन फिर किसी लम्हे चीखना शुरू कर देती, चुप कर जाती, फिर चीखना शुरू कर देती। जैसे ही सुबह होती थी वो खामोश हो जाती। अब वो फैमिली वहां आ गई थी, पहली रात तो चीखते हुए गुजर गई, उसकी दूसरी रात भी उस हसीन और जमील लड़की की चीखते हुए जब गुजर गई, तो उन लोगों ने फैसला किया कि यहाँ पे बाकी लोग भी रहते हैं और वो डिस्टर्ब, परेशान हो जाएंगे इसके चीखने से। समझते थे इस बात को। उन्होंने क्या किया, उस लड़की को उन्होंने नीचे तय खाने में, ना करो भाई, रोकता हूँ, अज़ान होगी, अब हरकत ना हो, बहुत बहुत भयानक हरकत हुई है। अज़ान के बाद इसको कंटिन्यू करता हूँ। जी अज़ान की वजह से मैं ज़रा रुक गया था, मेरा वज़ू है और फौरी तौर पे मैंने अभी नमाज़ भी पढ़नी है, बस इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। 2 दिन तो उनको अंदाज़ा था कि घर वालों ने जैसे कैसे इन आवाज़ों को बर्दाश्त कर लिया होगा, लेकिन अब वो भी समझ सकते थे कि ये आवाज़ें सबके लिए परेशान कुन हैं। लड़की का इस तरह शदीद रात को रोना, सब खौफजदा हो जाएंगे, हाजी साहब भी परेशान हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लड़की को नीचे तय खाने में शिफ्ट कर दिया, जिससे ये होता कि रात को उसकी रोने की आवाज़ तो आती, लेकिन पहले की निस्बत ज़ोर से नहीं आती थी। अब धीमी धीमी आवाज़ आती थी, लेकिन अब भी पता था, आवाज़ों से अंदाज़ा होता था कि लड़की नीचे तय खाने में रो रही है। शुरू शुरू में तो घर वाले काफ़ी परेशान हुए और एक दिन बातों बातों में नसरुल्लाह साहब नाना अबू के बाद बैठे हुए थे और उन्होंने कहा, नसरुल्लाह साहब, ये जो बच्ची है ये कौन है और ये क्या मामला है? सरसरी अंदाज में पूछा कि अगर वो बताना चाहेंगे तो तफसील से बता देंगे, नहीं तो उनकी मर्जी, क्योंकि वो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। नसरुल्लाह कुछ देर खामोश रहे और उसके बाद कहा, ये मेरी बेटी है, इस पे जिन्नात का साया है, बस दुआ कीजिए ये ठीक हो जाए। और उसके बाद खामोश हो गए, जिसका मतलब था वो इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। तो नाना अबू ने भी ज़्यादा बात नहीं की। अब भी उस तय खाने से उस खूबसूरत हसीन और जमील लड़की के रोने की आवाज़ आती, लेकिन कोई भी सवाल नहीं करता था। अब इतने वाक़यात हो चुके थे, वो 2 कुत्ते मर चुके थे, बकरी मर चुकी थी, बच्चा डर चुका था। फिर एक वाक़या हुआ, सुबह उठे तो उसी तरह जिस तरह वो मुल्तानी 2 बकरियां थी, एक बकरी मर चुकी थी, दूसरी भी उसी तरह मुर्दा पाई गई। फिर बैठ के सर जोड़ लिए सब ने कि ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? जवाब किसी के पास भी नहीं था। ये तकरीबन वक्त गुजर रहा था, रूटीन आदत हो चुकी थी, उस लड़की का रोना, सबके कानों में उसकी आवाज़ आती, कोई भी सवाल नहीं करता था, सब इतना समझ चुके थे जिन्नात का असर है उस लड़की पे, इसलिए उसके हाथ पांव बांधे हुए हैं, तय खाने में उसको रखा हुआ है।
बच्चों ने सिर्फ उसको देखा था या इतनी अंदाज़ा हो गया था, जो कमरे में ऊंची ऊंची आवाज़ आती थी अब वही आवाज़ नीचे तय खाने से आती थी। किस हालत में उसको रखा था ये कोई भी नहीं जानता था। ऐसे ही एक दिन हुआ, दिन का आगाज़ हुआ, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। दिन गुजरा, शाम हुई, घर को लौट आए। मामू भी नाना अबू भी आया, खाना शाना किया, खाया, बातें की और सब के सब सो गए। तकरीबन ये रात के 12-1 बजे का टाइम था कि हाजी साहब की आवाज़ आई, मामू का नाम लेके और नाना अबू का नाम लेके। वो ऊंची आवाज़ में पुकार रहे थे। एकदम से नाना अबू उठ गए और जल्दी से बाहर गए और कहा, हाजी साहब सब खैरियत? तो हाजी साहब ने कहा, बाहर आओ यार, जल्दी से बाहर आओ। नाना अबू और परेशान हुए, कहा, सब खैरियत है ना, क्या हुआ है? उन्होंने कहा, बाहर तो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतनी देर में मामू भी उठ गए, वो भी चलते हुए बाहर गए। तो सब ने जो मंजर देखा, नाना अबू ने और मामू ने, गाय, भैंसे, बकरियां, जितने भी जानवर थे इस अंदाज में पूरी हवेली में फिर रहे थे जैसे दिन के टाइम में भी कभी नहीं फिरे थे। गाय भैंसों के लिए एक मखसूस एरिया था जहाँ पे वो उनको कुछ देर के लिए छोड़ते थे या बाहर लेके जाते थे। हवेली में इस तरह नहीं फिरते थे। और मामू भी एकदम देख के हैरान रह गए, नाना अबू भी देख के हैरान रह गए कि पूरी हवेली में ये कैसे फैले हुए हैं जानवर और इस तरह घूमते फिर रहे हैं जैसे दिन की रोशनी है और वो इधर उधर फिर रहे हैं। नीचे कोई घास या सब्जा भी नहीं था जिसको वो खाते फिर रहे हों। अभी मामू और नाना अबू हैरानी से देख ही रहे थे। तो हाजी साहब ने कहा, मेरी निगाह पड़ी तो मैंने तुम लोगों को जगाया कि इनको बांधा क्यों नहीं है आप लोगों ने, ये तो खुले फिर रहे हैं रात के टाइम भी। तो मामू ने कहा, नहीं नहीं, हमने तो इनको बांधा था। हाजी साहब बोले, आपके सामने अब बांधा होता तो सारे इस तरह फिर रहे होते, मैंने देखा तो मैं एकदम से हैरान होकर आया हूं कि आज आप लोग बांधना ही इनको भूल गए हैं। मामू ने कहा, हम कैसे इनको बांधना भूल सकते हैं? अगर हम इनको रात को नहीं बांधेंगे तो इनके जो बच्चे होते हैं गाय भैंसों के, वो इनका दूध पी जाएंगे। हमने जो दूध होता है वो बेचना होता है और तमाम दुनिया के लोग ऐसे ही करते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा दूध छोड़ा जाता है और बाकी दूध बाहर मार्केट में बेचा जाता है। इसलिए इनको बच्चों को, बछड़े को अलग बांधा जाता है, गाय भैंस को अलग बांधा जाता है। अगर हम इनको खुला छोड़ देंगे तो यकीनन सी बात है सारा दूध बच्चे इनके पी जाएंगे, हम सुबह क्या इसको बेच सकेंगे। और वैसे भी मैं खुद, मामू और नाना अबू ने कहा, हम खुद इनको बांध के अच्छी तरीके सोए थे, हमने इनको नहीं छोड़ा। तो फिर हाजी साहब ने कहा, आपके सामने मैं तो देख के आपको जल्दी से जगाने आया हूं कि यार इनको बांधा करें। ऐसे घुस के कमरों शमरों में नुकसान कर दिया, घूमना इनका इस तरह अच्छा नहीं है। खैर मामू और नाना उसी वक्त गए, लाइटें सारी ऑन की, जाके जानवरों को उनकी जगहों पे बांध के आ गए। जब सुबह हुई तो जानवर अपनी जगह पे बंधे हुए थे। फिर इसी तरह वक्त गुजरा। कुछ दिनों के बाद फिर हाजी साहब नाना अबू के पास है और कहा, आप लोग रात को ना थोड़ी सी एहतियात किया करें। मुझे लग रहा है हवेली में कुछ आजकल अच्छा नहीं हो रहा, कुछ वाकयात ऐसे हो रहे हैं जो मैं अजीब सा हो रहा हूं। फिर भी आप लोग अपने कान इस तरह होशियार रखें, इतनी गहरी नींद भी ना सोया करें कि बाहर कोई वाकया हो जाए और आपको पता ही ना चले, उठ जाया करें। नाना अबू ने कहा, मैं समझ गया हूं। उन्हें कहा, अपनी आंखें और कान थोड़ी सी खुली रखें, रात को पहरा वगैरह दे दिया करें, एक दफ़ा चक्कर भी लगा दिया करें, मैं खुद थोड़ा सा अजीब सा हो रहा हूं। अब मामू और नाना अबू रात को उठते और एक तरह चक्कर लगा लेते। वो जो हवेली बिल्कुल शांति ही शांति थी, सुकून ही सुकून था उस हवेली के अंदर। अब इस तरह के कुछ जो वाकयात हुए थे, 2 बकरियों का मर जाना और इस तरह के बाकी वाकयात, सब परेशान ज़रूर थे। लड़की की आवाज़ अभी भी ऐसी आती थी। लेकिन एक दिन जब नोमी और उसका कज़न, वो कहते हैं उस दिन हमारे स्कूल का रिज़ल्ट था, मैं 3री क्लास में पास हुआ था और मेरा जो कज़न था वो 2री क्लास में पास हुआ था। ये आज भी हमें याद है। उस दिन हमारे स्कूल का रिज़ल्ट था, मामू हमें स्कूल से लेके आए थे। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो पता लगा हमारे घर में और बहुत ज़्यादा पठान आए हुए हैं। हम समझे इनका कोई मिलने वाले होंगे या कोई नए लोग हैं जो अपना सामान लेके यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। हम अंदर अपने कमरों में चले गए और बाद में पता लगा पूछने पे, वो हसीनो जमील लड़की जिसकी तय खाने से रोने की आवाज़ें आती थी, वो फौत हो गई थी। वो हसीनो जमील लड़की रूह परवाज कर गई थी।
लेकिन वो कहता है, नोमी कहता है, मैंने उस मुर्दा लड़की का जब चेहरा देखा तो आज भी मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा आ जाता है, मैं डर जाता हूं। वो जिसके पिंक पिंक होंठ, जिसके गाल ऐसे थे कि लालियां लगी हुई थी, ऐसी लाल सुर्ख थी, सेब की तरह का इसका रंग था, गोरी चिट्टी हसीनो जमील सुनहरी बालों वाली, जिसको नहलाते धुलाते भी नहीं थे, उसके बावजूद उसका हुस्न इतना झलकता था कि आंखें टिक जाती थी, झपकती नहीं थी। ऐसे चेहरा था जैसे किसी ने मार मार के नील डाल दिया उसके चेहरे पे। उसका रंग काला स्याह हो गया था, वो उसके सुनहरे बाल अजीबो गरीब से हो गए थे। वो इतनी खौफनाक हो गई थी कि उसको देख के मैं डर गया कि ये वही हसीनो जमील लड़की है जिसको मैंने देखा था और अब मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं। आज दूसरा मौका था कि मैं उसको देख रहा था। एक पहला मौका वो था जब वो हाथों और पाँव, बंधे हुए हाथों और पाँव के साथ उसको उठा के ला रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चलता हुआ गया था। जब उन्होंने उस खिड़की के लोहे के साथ उसको बांधा था, तब मैंने उस हसीनो जमील लड़की को खड़े होकर देखा था और आंखें झपकना भूल गया था। वो भी मेरी तरफ देख रही थी, बहुत हसीनो जमील थी, आंखें खुली हुई और मेरी तरफ देखती हुई आंखें। और उसकी आंखें भी वो इंसानों की जो नॉर्मल आंखें होती, ऐसी नहीं, इंतहाई खूबसूरत आंखें, जैसे लेंस लगाए हुए हों, नीली नीली आंखों वाली लड़की, नीली आंखें थी उसकी। या आज उन नीली आंखों को मैं बंद देख रहा था। हाथ पांव जो बंधे हुए थे आज वो खुले हुए थे, लेकिन जिस्म में हरकत नहीं थी, रूह परवाज कर चुकी थी। वो हसीनो जमील लड़की ना सिर्फ मर चुकी थी, बल्कि उसके मुंह का रंग नीला पड़ चुका था। मतलब जिस तरह मारा जाता है और निशान पड़ते हैं, उस तरह कोई थप्पड़ या उस तरह के निशान तो नहीं थे, लेकिन नीला पड़ गया था रंग, रंग काला हो गया था। वो बहुत ही, जितनी खूबसूरत थी, उस खूबसूरती में से कोई 5% भी खूबसूरती इस वक्त उसके ऊपर नहीं थी। हाँ, वो बदसूरत खौफनाक ज़रूर हो गई थी। अजीब सा रंग था, अजीब सा वही चेहरा था जो कभी कितना हसीन और जमील था, आज खौफनाक सा था। वही सुनहरे बाल जो मुझे उसके खूबसूरत लगे थे, आज अजीब से थे। लेकिन आज वो चीख नहीं रही थी, आज वो खामोश हो चुकी थी, अजीब सी खामोश। वो सारे पठान जो जमा हुए थे, तब मुझे समझ आया वो उसके रिश्तेदार थे जो उसके मरने पे आए थे। उसको उठाया, उसका जनाजा पढ़ा, उसी तरीके उसको ज़मीन की अमानत को ज़मीन के हवाले कर दिया गया, कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। हमारे घर की आज पहली रात थी काफ़ी अरसे के बाद, जब किसी की भी रात को रोने की आवाज़ नहीं आई। आज घर के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। वो जो तहखाने से रात होते ही, अंधेरा फैलते ही उसके रोने की आवाज़ें आती, बीच में वो चुप कर जाती थी, फिर रात को रोती थी, फिर चुप कर जाती थी, फिर रोती थी। वो सिलसिला आज रात बिल्कुल भी नहीं था। और तकरीबन कोई 8-10 दिन ये सिलसिला ऐसा हुआ कि हम आदी हो गए थे कि अब वो रोने वाली, वो चीखें मारने वाली, वो अजीब से अंदाज में, कभी कभी तो ऐसे लगता था कुछ बोल रही है जो किसी को समझ नहीं आता था। रोती भी थी, चीखती भी थी, चीखे और तरीके से मारती थी, रोती सिसक सिसक के थी, और कभी कोई बात करती थी किसी को मुखातिब करके, वो अजीब लहजा, अजीब जुबान, वो अजीब जुबान किसी को समझ नहीं आती थी, वो जा चुकी थी। हर तरफ उसी तरह खामोशी ही खामोशी थी। 8-10 दिन घर में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक रात तकरीबन 11 बजे के करीब, 10:30 बजे का टाइम होगा, खाना खा के अभी लेटे ही थे कि एक घबराई हुई आवाज़ हाजी साहब की बाहर सुनाई दी। नाना अब्बू का नाम तेजी से पुकारे जा रहे थे। पुकारते पुकारते हाथ दरवाजे पे मारना शुरू हो गया। नाना अब्बू अभी ही तो सोए थे, नींद कहाँ आई थी, गड़बड़ा के उठ बैठे, मामू भी उठ बैठे, बाकी भी जागे। हाजी साहब बहुत घबराए हुए थे। एक ही साथ मामू और नाना बहुत भागते हुए बाहर निकले। हाजी साहब क्या हुआ? हाजी साहब से बोला नहीं जा रहा था, इशारे से कहा इधर आओ, इधर आओ। मामू और नाना अबू ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे समझ ना पा रहे हो क्या हुआ है नाना हाजी साहब को, और इशारा करके हाजी साहब चल पड़े थे। तो नाना अबू भी और मामू भी हाजी साहब के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। वो उन कतार में बने हुए जो कमरे थे, उन कतार से चलते चलते उस तरफ चले गए जिस तरफ पठान लोग रहते थे। ऊंची ऊंची आवाज़ में, घबराए हुए लहजे में नसरुल्लाह को आवाज़ देनी शुरू कर दी। नसरुल्लाह खान,
नसरुल्लाह खान बाहर आओ। वो बहुत घबराई हुई, कभी हाजी साहब को इस तरह घबराए हुए परेशान नहीं देखा था। आवाज़ें देने पे नसरुल्लाह खान बाहर आ गया। कहा, खैर है हाजी साहब, क्या हुआ है? हाजी साहब ने यूं उंगली से ऊपर इशारा किया, वो देखो। जिस तरफ उनकी उंगली थी उसी उंगली को फॉलो करते हुए नाना अबू ने भी और मामू ने भी उसी तरफ देखा, तो सामने वो उसी गुमटी की तरफ इशारा कर रहे थे। वो जो कमरा था उस चौकीदार के लिए जो कभी इस्तेमाल होता था पहरे के लिए, उस कोने पे ऊपर बैठ के चारपाई पे सो भी जाते थे, वहीं पहरा देते थे और देखते थे। जो अब भी वहाँ पे टूटी हुई कुछ चारपाइयाँ थीं और कुछ पुराने कपड़े पहने हुए थे, उसी गुमटी की तरफ इशारा था। सब ने ऊपर देखा और बाद में वापस हाजी साहब की तरफ देखा। क्या हुआ हाजी साहब, क्या है वहाँ पे? तो उनकी निगाहें वहाँ कुछ देर टिकी रहीं। वो देखते रहे जैसे उनको खुद यकीन ना आ रहा हो वो क्या देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने नीचे मुंह किया। वो जा चुकी है। कौन जा चुकी है हाजी साहब? नाना अबू ने पूछा। तो खान को मुखातिब करके बोले, खान, तुम्हारी बेटी यहां बैठी हुई थी। खान एकदम चौंका। फिर से उसने मुड़ के देखा, जैसे वो समझ ना पाया हो कि क्या कहना चाह रहे हैं। ऊपर गुमटी की तरफ देखा और वापस कहा, हाजी साहब मैं समझा नहीं, क्या बोलता है? उसने कहा, वो बेटी जो तुम्हारी रोज रात को चीखती थी, वो बेटी अभी अभी यहां पे बैठी हुई थी। उसने टांगे नीचे लटकाई हुई थी और यूं यूं वो टांगों को ऐसे हिला रही थी और बैठी हंस रही थी। मैंने उसको अभी क्लियर देखा है। मैं बाहर ऐसे निकला था, मैं इनको भी कहा था हवेली में हालात कुछ बेहतर नहीं है। मैं ऐसे राउंड लगाने के लिए निकला था तो मेरी निगाह पड़ी। मेरी जैसे ही निगाह पड़ी तो मैंने फौरी तौर पे इनको जल्दी से जगाया और भाग के तुम्हारी तरफ आया हूं तुम्हें दिखाने के लिए कि वो देखो सामने ऊपर तुम्हारी बेटी बैठी हुई है, हंस रही है और टांगे ऐसे हिला रही है। इस बात को सुन के नसरुल्लाह खान को थोड़ा सा गुस्सा सा आ गया। कहा, हाजी साहब मेरी बेटी तो मर चुकी है, हम उसको कब्र में दफना के आ गए हैं, ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरी मरी हुई बेटी को आप मुझे बताने आए हैं कि ऊपर बैठी हुई है? कहाँ है ऊपर? हमें तो नजर नहीं आ रही जो आपको नजर आई है, वो मर चुकी है हाजी साहब। मेरी बेटी अब जिंदा नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। तो हाजी साहब ने कहा, तुम किस तरह की बात कर रहे हो? मैं क्या बच्चा हूं इस उम्र में मैं कोई गलत बयानी करूंगा? मुझे भी पता है वो मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उसको अभी बैठे हुए देखा है, तभी तो मैं घबराया हूं। मेरा वहम नहीं है, मैं वहम करने वाला बंदा नहीं हूं, मैं अल्लाह से डरने वाला बंदा हूं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, लेकिन मैंने उसको जिस तरह मुस्कुराते हुए और बैठे हुए देखा, मैं डर गया हूं। वो अजीब से अंदाज में, तंजिया से अंदाज में मुस्कुरा रही थी और टांगे यूं हिला रही थी। मुझे खौफ आया उसको देख के, तभी मैंने तुम्हें भी जगाया, इनको भी जगाया कि ये क्या मंजर है। दोबारा सबने मिलकर देखा और कहा, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो हाजी साहब ने कहा, बहरहाल मैं डर गया हूं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। मामू और नानू वापस घर की तरफ आ गए। नसरुल्लाह खान भी अपने कमरे में चला गया और हाजी साहब भी वापस अपने कमरे में जा रहे थे। कहानी यहीं पे अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कहानी तो अब इस लड़की की यहाँ से शुरू होने जा रही है। तो इसी को कल इंशाअल्लाह आप ऑफ कैमरा स्टोरी में सुन चुके हैं, क्योंकि अब मेरी नमाज़ का टाइम हो चुका है। मैंने आपसे कहा मैं बहुत कम सोता हूँ, तो आज लेट हो गया हूँ, वरना मैं अज़ानों से पहले रिकॉर्ड कर लेता होता हूँ कहानी। अब मैंने फ़ौरी तौर वज़ू है, मेरा फ़ौरी तौर पर नमाज़ पढ़नी है और फिर भी उसके बाद मेरा भी काम जारी रहना है। हो सकता है 9 बज जाए, कभी मैं 10 बजे भी सुबह सोता हूँ, 8 बजे भी सोता हूँ, 9 बजे भी सोता हूँ, 10 भी बज जाते हैं। बहुत कम सोने को टाइम मिलता है। तो अभी किसी से वादा की है कि आपको कॉल करता हूँ, नमाज के बाद उनको कॉल भी करनी है। वो पता नहीं कितनी लंबी बात होती है। तो इंशाल्लाह ये अभी स्टोरी है, कल इसी को आप सुनेंगे, क्योंकि अभी मैं जारी भी रखूँ ना नमाज के बाद तो मज़ा नहीं आएगा, फिर से मुझे सुननी पड़ेगी, एक बात याद करनी पड़ेगी उनकी। तो आप लोग भी अपनी मुझे कहानी भेजिए जी। मेरा व्हाट्सअप का नंबर मैं देने जा रहा हूँ, जो रोज़ देता हूँ, ताकि नए लोग जो आते हैं ये उनके लिए होता है। जो पुराने लोग हैं वो तो सुनते ही हैं, याद हो चुका है उनको। नए लोगों के लिए नंबर है, लेकिन नए लोगों को भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, वॉइस मैसेज में कहानी रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए STORY, स्टोरी इंग्लिश में, या उर्दू में सीन टे वाओ रे चुटियरी स्टोरी लिख के भेजें। उसके बाद कोई लाइन नहीं लिखनी, आखिरी लफ्ज़ स्टोरी हो, उर्दू में या इंग्लिश में। रीज़न, क्योंकि मैं जब पूरे मैसेज इस तरह देख रहा होता हूँ, जहाँ पे लफ्ज़ स्टोरी नज़र आता है उसको मैं पहले पहले खोलता हूँ और उसको नाम दे के मैं सेव कर लेता हूँ। कुछ लोगों ने गलत बयानी करके भी स्टोरी लिखा है और मैसेज कुछ और था, उनको मैं जवाब देता ही नहीं हूँ। वो तो वैसे ही झूठे हो गए ना, कि मुखातिब करने के लिए आपने ये गलत बयानी की, ख़त्म। तो आप मुझे भेजिए और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +9231655550। उर्दू में भी रिपीट कर देता हूँ, 0092 या जमा 92
31365550। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कहानी OCS में शामिल हो जाएगी। कल क्योंकि पार्ट 2 सुनाऊंगा तो कोशिश करूंगा आपको इस हवेली की तस्वीरें भी एंड पे शेयर कर दूं। आज की आपका अपना स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।